दोस्तों नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट नंबर 4 पर। आज हमें जानना है कि मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी आज तक प्राप्त हुई है, किस प्रोजेक्ट में क्या कार्य चल रहा है, सभी के बारे में जानेंगे। डीएनए पुनर्संयोजन तक्नीकी, बीटी कॉटन, बीटी बैगन और गोल्डन राइस, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। हमने आज तक जाना है कि मातृत्व प्रभाव, क्लोनिंग, सैरोगेसी, 3 पेरेंट्स बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है, क्या लाभ है इनसे, क्या हानियां हैं इनसे, क्या भारत में यह सभी चालू है या नहीं है, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। आज जानेंगे कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट या परियोजना क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस परियोजना का प्रारंभ 1988-89 में किया गया। इस परियोजना के लिए 6 देशों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। 6 देशों ने, उन देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला देश अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया, पांचवा चाइना और छठवां ब्राजील। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चीन और जर्मनी। ठीक है, 6 देश हो गए। वास्तव में यह HGP रेड कार्यक्रम था जिसका परिणाम 2003 में प्रकाशित हुआ। क्या क्या परिणाम इसके प्राप्त हुए, चलिए आगे जानते हैं क्या क्या परिणाम प्रकाशित हुए। पहला परिणाम, ध्यान से परिणामों को सुनते रहिएगा। मानव में कुल 20,500 जीन होते हैं और आपको बता दें कि एक जीन एक कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। एक जीन एक कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और मानव में टोटल 20,500 जीन होते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि मानव में केवल 3% सक्रिय जीन होते हैं, बाकी जो होते हैं 97% निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिनको जंक डीएनए भी कहा जाता है। मतलब मानव के जीवन में केवल 3% जीन जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला, मानव में मिलने वाले समस्त प्रजातियों में 99.8% डीएनए समान होता है। जो डीएनए हमारे अंदर होगा वही डीएनए आपके अंदर भी होगा, लेकिन 99.8% डीएनए ही समान होगा। जो 0.2% डीएनए होगा वह अलग अलग होंगे। ठीक है। अगला, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। मेढक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता होगा, जो बैक्टीरिया होती है वह अलग प्रकार का प्रोटीन बनाता होगा। समझ में आ रही है बात। अगला क्या है, 5वां क्या है, 13वां, 17वां, 19वां और 22वां गुणसूत्र, जीनों की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। कौन कौन से जीनों की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है? 13वें, 17वें, 19वें और 22वें जीनों की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, HGP से लाभ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या लाभ हुआ? पहला लाभ क्या हुआ कि जब हम जान गए कि 20,500 जीन अपने अंदर हैं, एक जीन के लिए, एक कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, तो हमसे सबसे पहले यह लाभ हुआ कि हम अनुवांशिकीय बीमारियों को हल कर सकते हैं। अनुवांशिकीय बीमारियां क्या होती हैं यह भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे पिता के अंदर कोई बीमारी है, जैसे बाल झड़ने की बीमारी, ठीक है, अगर इस बीमारी को पिता चाहता है कि मेरे बेटे के अंदर ये जीन ना जाए, तो वह इस जीन को निकलवा सकता है। ठीक है, निकलवा सकता है। ठीक है, यह जीन के कारण हो सकता है। जो अनुवांशिकीय बीमारियां एक प्रकार से हैं वह समाप्त हो सकती हैं। दूसरा क्या है, मानव की आयु को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है, 25 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है, त्वचा के मुरझाने के लिए भी एक जीन जिम्मेदार होता होगा। कोई ना कोई जीन ऐसा है जो त्वचा के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। व्यक्ति अगर उस जीन को ही अपने शरीर से बाहर करवा दे तो व्यक्ति की त्वचा 25 वर्ष की ही बनी रह जाएगी। मतलब मानव आयु को बढ़ाया जा सकता है। अगला, इस परियोजना से श्वेत और अश्वेत लोगों के मध्य विभेद समाप्त हो गया, जिसके कारण श्वेत लोग का अश्वेत लोग से बेहतर मान्यता समाप्त हो गई। मतलब पहले कहा जाता था, जब अंग्रेज अपने पास आए थे तो बोले थे कि भगवान ने हमको गोरे लोगों को आपके ऊपर राज करने के लिए भेजा है, आपके ऊपर राज्य करने के लिए भेजा है, राज करने के लिए, हम जो कहेंगे वो आप करेंगे, ये खुदा चाहता है। ठीक है, तो हमें यह विभेद समाप्त हो गया
एक व्यक्ति के अंदर एक जीन होता है, वह उसके काले और गोरे होने के लिए जिम्मेदार होता है। काले और गोरे होने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर अंतिम लाभ हमें क्या प्राप्त हुआ? इस परियोजना की सहायता से हम मानव जाति के विकास क्रम को बेहतर समझ पाए, साथ ही मानव की उत्पत्ति का प्रश्न भी समाप्त या हल हो पाया। कोई व्यक्ति होता है, उसके जन्म की प्रक्रिया के लिए भी एक जीन ही जिम्मेदार होता है। एक जीन होता है, वह जिम्मेदार होता है उसके जन्म के लिए भी। ठीक है, यह भी समाप्त हो पाया। अगला क्या है? 2016 में एक HGP वाइड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वाइड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें भारत ने भी सहायता प्रदान की। इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे हमें लाभ होगा कि भारत को पेटेंट का पैसा नहीं देना पड़ेगा। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? अगर कोई चीज भारत में उत्पन्न की जा रही है और विदेश में कहीं भी उत्पन्न नहीं की जा रही है, तो वह जो सामान होगा वह भारत उस सामान का पेटेंट भारत को दिया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि भारत को पेटेंट का पैसा नहीं देना पड़ेगा। वर्ष 2016 में यह कार्यक्रम चालू हुआ और क्या फायदा होगा? दवाई के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब दवाई के क्षेत्र में ही लाभ प्राप्त होगा भविष्य में। ठीक है, और पेटेंट भारत को पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भारत भी इस परियोजना में सहायता कर रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो अब यह समाप्त हुआ मानव जीनोम परियोजना के बारे में, सारी चीजें समाप्त हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं DNA पुनर्संयोजन तकनीकी। इसे अपन DNA रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। DNA रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए क्या होता है जानते हैं। DNA पुनर्संयोजन तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिससे किसी एक जीव के जीन को अन्य जीव के जीन में प्रवेशित किया जाता है। मान लेते हैं कोई जीव हो गया मेढक। इसके कोई एक जीन को अपन छिपकली के अंदर प्रवेशित किया जाता है। जो जीन इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिस कार्य के लिए मेढक में जिम्मेदार होगा, वही कार्य वह जीन छिपकली के अंदर भी करने लगेगा। ठीक है, यह हो जाएगा DNA पुनर्संयोजन तकनीकी। ऐसे जीव जिनमें किसी अन्य जीव के जीन होते हैं, यहाँ पास जीन होना चाहिए, जीन होते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। मतलब जो ये छिपकली होगी वह ट्रांसजेनिक जीव कहला जाएगी, तथा इस जीव में मिलने वाले DNA पुनर्संयोजित DNA कहलाएंगे। वह जो DNA यह इसको दे दिया है, वह जो DNA होगा वह पुनर्संयोजित DNA कहलाएगा। अब हमको कम से कम यह तो जान लेना है कि किस तकनीकी से जीन को काटा जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट। यह क्या कार्य करता है? यह DNA को काट सकता है। इसे सीजर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यह DNA को काट सकता है। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट्स। इसे सीजर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। DNA लाइगेज एक ऐसी तकनीकी होती है, इस तकनीकी से यह DNA को जोड़ने का कार्य करता है। स्ट्रेचर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जान सकते हैं। DNA पॉलीमरेज, यह नवीन DNA का निर्माण करता है, इसलिए इसे नवनिर्माता भी कहा जाता है। तीनों चीजों को जो आपको याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और DNA लाइगेज, और अंतिम अपना क्या होगा? DNA पॉलीमरेज। तीनों चीजों को आपको याद रखना है कि किसको अपन क्या कहते हैं। तो आपको बताइए कि सीजर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, जोड़ने का कार्य कौन करता है? DNA लाइगेज। और नवनिर्माता किसे कहा जाता है? तो DNA पॉलीमरेज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। DNA पुनर्संयोजन तकनीकी कई चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से चरणों में? जिनमें 3 प्रमुख चरण हैं। कोई एक लक्षित DNA होगा, जिस कार्य के लिए किया जाएगा वह एक लक्षित DNA होगा। लक्षित DNA को पहचान करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद पृथक्कृत, मतलब उसको काट के अलग करना पड़ेगा। तीसरा, उसे किसी अन्य जीव में प्रवेशित करना पड़ेगा। 3 चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पुनर्संयोजन करने के लिए। ठीक है, चलिए इस तकनीकी की सहायता से निम्न क्षेत्र में कई उत्पाद प्राप्त किए गए हैं। किन क्षेत्रों में? जैसे दवाई के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? इस तकनीकी की सहायता से बड़ी मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन किया गया। हमें जब पता चल गया कि ये वाला जीन जो होता है वह इंसुलिन के लिए जिम्मेदार होता है, तो उस इंसुलिन को निकाल के अपन बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए। बैक्टीरिया कार्य का क्या करता है? अपने ही तरह की बैक्टीरिया का निर्माण करता है। तो एक जीन तो इसमें डाल दिए,
एक जीन इसमें डाल दिया, इंसुलिन इसमें आ गया, फिर ये दूसरा बैक्टीरिया बनाया, इसमें भी इंसुलिन आ गया, ये भी दूसरा बैक्टीरिया बनाया, इसमें भी इंसुलिन आ गया। तो ये सभी इंसुलिन के एक चक्र हो गए, चक्र बन जाता है, मतलब इंसुलिन बहुत ही ज्यादा अपने को मिल सकता है। बड़ी मात्रा में इसका निर्माण कराया गया बैक्टीरिया में प्रवेशित कराकर। ठीक है, वर्तमान में इस तकनीक की सहायता से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने के वाले जीन को फलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। जब हमको पता चला कि यह जीन एंटीबायोटिक के लिए जिम्मेदार होता है, ये जो जीन है वह एंटीबायोटिक के लिए भी जिम्मेदार है, तो इसे किसी फल में अपन क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए, तो ये जो फल होगा वह एंटीबायोटिक फल ही तो कहला जाएगा। उस तो डायरेक्ट रूप से अपने को क्या दवाइयां ग्रहण नहीं करनी पड़ेगी, दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में इसके क्या अनुप्रयोग हुए, क्या जैसे बीटी क्रॉप्स, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बीटी क्रॉप्स को। बीटी क्रॉप्स, बीटी एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसमें मिलने वाला बीटी जीन जो होता है वह क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है कौन, बीटी क्रॉप्स में। बीटी में जो बैक्टीरिया प्राप्त होता है वह क्या करता है, क्राई प्रोटीन का निर्माण कार्य करता है। यह क्राई प्रोटीन क्या होता है भैया, जो क्या करता है, जो कीटों यहाँ गीतों नहीं, कीटों के विष का कार्य करता है, कीटों के लिए विष का कार्य करता है। क्राई प्रोटीन जो होता है कीटों के लिए विष का कार्य करता है, जिसके कारण कीटों की मृत्यु हो जाती है। जिसके आधार पर बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी सरसों इन फसलों का निर्माण किया गया। मतलब जब क्राई प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा बीटी से, बीटी एक बैक्टीरिया जो है, इससे क्राई प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, तो किसी भी फसल में क्या होगा, कीट नहीं लग पाएंगे, कीटों की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी सरसों आदि पर ज्यादा ध्यान देने लगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में केवल बीटी कॉटन की अनुमति दी गई है, बेटी नहीं, बीटी कॉटन की अनुमति दी गई है। ठीक है। गोल्डन राइस क्या होता है, यह एक सुनहरे रंग का चावल होता है जिसमें विटामिन ए इंजेक्ट किया गया है, जिसमें विटामिन ए वाले जो जीन होते हैं उसे इंजेक्ट किया गया है, जीव होते हैं। यह पुनर्संयोजन तकनीकी के द्वारा प्रवेशित कराए गए हैं विटामिन ए। फ्लेवर सेवर टमाटो, इसमें यह क्या होता है भैया, यह टमाटर की एक प्रजाति है जिसकी उत्पादकता देसी प्रजाति से कई गुना ज्यादा होती है। साथ ही इसके खराब होने की दर बहुत कम होती है, क्योंकि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक की सहायता से ऐसे जीन के जगह में जीव क्यों हो जाता है, ऐसे जीन प्रवेशित कराए गए हैं जो पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं और खराब होने की दर को कम कर देते हैं। नए जीवों का निर्माण कराया गया डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी की सहायता से, जैसे ANDI बंदर। मतलब यह बंदर एक सुनहरे रंग का बंदर जो होता है उसका निर्माण किया गया, बैक्टीरिया का निर्माण किया गया। इस तकनीकी की सहायता से ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण किया गया जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए को समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों का निर्माण डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक की सहायता से किया जा रहा है, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की कमी होने पर भी पौधों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन बना रहे। मतलब ऐसे पौधों का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। अगर भले ही मतलब मृदा मतलब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, लेकिन पौधों पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो यहाँ पास यह वीडियो अभी समाप्त होती है। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।